विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है, अभी से कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यालय में 195 प्रत्याशियों की लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 195 प्रत्याशियों की नामों की घोषणा की है। इसमें उत्तर प्रदेश से 51 सीटें दी गई हैं। उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली से 7 में से 5 सीटें दी गई है का ऐलान किया गया है। उत्तराखंड में 5 सीटों में से 3 सीटों का ऐलान किया गया। आज की मुख्य उम्मीदवारों का जो नाम था उसमें बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तीसरी बार बनारस से नरेंद्र मोदी, लखनऊ से राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी नागपुर से, और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार अमित शाह अपनी परंपरागत सीट गांधीनगर से प्रत्याशी बनाए गए। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में अमेठी से स्मृति ईरानी ने फिर ताल ठोक दी है। वहीं सबसे बड़ी कायस लगाई जा रही थी मथुरा से एक बार फिर सदाबहार नायिका हेमा मालिनी को फिर भारतीय जनता पार्टी ने वहां मथुरा की परंपरागत सीट से उम्मीदवार बनाया। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि उनको टिकट नहीं मिलेगी। परंतु इसके साथ ही विदिशा से कई बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज चौहान को विदिशा सीट से उम्मीदवार बनाया गया। वहीं सबसे एक महत्वपूर्ण ये घोषणा हुई कि नोएडा जो क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र जिसको गौतम बुद्ध नगर के नाम से जाना जाता है, वहां पर एक बार फिर वर्तमान सांसद शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया। तो गोरखपुर से रवि किशन, हरदोई से जयप्रकाश रावत, आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव, जौनपुर से कृपा शंकर सिंह, कूच बिहार से नीति प्रमाणित, कांति से शुभेंद्र अधिकारी, फतेहपुर सीकरी से राजकुमार, सीतापुर से राजेश वर्मा, कन्नौज से सुब्रत पाठक, झांसी से अनुराग शर्मा, अंबेडकर नगर से रितेश पांडे, आसनसोल से पवन सिंह, आसनसोल से जो शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ पवन सिंह जो नामी गायक हैं उनको उतारा गया है। तो दिल्ली में जिन प्रत्याशियों के उत्तराखंड में महत्वपूर्ण जो 5 में से 3 किए, उसमें तीनों के बारे में पहले से ही एक चर्चा थी कि अजय भट्ट जो नैनीताल संसदीय क्षेत्र के हैं उनको दोबारा अवसर दिया गया। अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र, सुरक्षित संसदीय क्षेत्र से अजय टम्टा को फिर दोबारा हुआ, और टिहरी से महारानी पर ही विश्वास किया गया, जिसमें ये आशंका बताई जा रही थी कि टिहरी में से टिकट कटेगा। पर जिनका टिकट कटने की आशंका जा रही है उसमें सबसे बड़ा नाम उभर रहा है गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से तीरथ रावत का। बड़े आश्चर्यचकित हैं भारतीय जनता पार्टी के भी लोग कि देश की संसद में सबसे सरल और ईमानदार नेताओं में गिने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे चंद दिनों के लिए, महीनों के लिए, जो
तीरथ सिंह रावत सहृदय आदमी हैं। उनके यहाँ कोई भी आए गाए अपना रोष प्रकट करने तक वो सुलभ रहते हैं, कहीं भी उन्हें बुलाया जा सकता है। पर लोग आश्चर्यचकित हैं कि किस कारणों से उनका नाम कट रहा होगा। वहीं ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं हरिद्वार से वर्तमान सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे, शिक्षा मंत्री, जिनको हटाया गया दोनों स्थानों से, सब कार्यकाल से पहले ही हटाया गया, उन पर उनको भी इस समय टिकट कटने के बादल मंडरा रहे हैं। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, वहां से त्रिवेंद्र रावत को भी चुनावी दंगल में उतारा जा सकता है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार की रणनीति चल रही है। वहीं दिल्ली में जो महत्वपूर्ण टिकट कटे, नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी का टिकट का के सुषमा स्वराज की बेटी, जो दिल्ली प्रदेश में सचिव हैं, बांसुरी स्वराज को टिकट दिया गया। वहीं दक्षिण दिल्ली से रमेश बिधूड़ी का टिकट, रमेश बिधूड़ी जी संसद में कुछ विवाद खड़ा हो गया था, उसके में रामवीर सिंह बिधूड़ी, जो जनता दल विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यकाल में बड़े नामी नेता थे जनता दल के, उसके बाद कांग्रेस में भी रहे और अब भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। बहुत क्षेत्र में जाना पहचाना नाम है। और हमें भारतीय भाषा आंदोलन के समय जब हम जनवरी को बंद हुए थे पटियाला इंडिया गेट पर, उस समय 18 जनवरी था, उस समय हम बंद हुए थे, तो सुबह हमें फलों की टोकरी लेकर हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए दिल्ली का कोई नेता आया, तो रामवीर बिधूड़ी आए, भारतीय भाषा आंदोलन के। वो स्मृतियां हमारे मन में है आज भी। तो ये जो टिकटें कटी है, प्रज्ञा ठाकुर की भी टिकट कटी है, जिसको कांग्रेसी राज में आतंकवाद के फर्जी मामले में फंसाए गए थे। और पश्चिम दिल्ली से साहिब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा का भी टिकट, जो युवा बच्चे हैं और बहुत संघर्षशील हैं, उनका टिकट काट कर ये यहां से उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी, जो पूर्वांचल और बिहार का भी प्रतिनिधित्व करते हैं और दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे और एक नामी गायक भी हैं, और नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज, चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल, वहां पे मुख्य दावेदार थे विजय गोयल, जो चरतीलाल गोयल के बेटे रहे, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता रहे कभी जनसंघ कार्यकाल में। और विजय गोयल खुद दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, वाजपेयी जी से करीबी रहे, संबंध रहे। उनको इस समय टिकट न देकर प्रवीण खंडेलवाल, यहाँ व्यापारी समुदाय का बहुत जबरदस्त वर्चस्व है चांदनी चौक सीट से, और दक्षिण दिल्ली से रामवीर सिंह बिधूड़ी और पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत सहरावत, जो पश्चिमी दिल्ली से
साहब सिंह वर्मा जी के सुपुत्र परवेश वर्मा का जो टिकट काटा है, उसकी जगह जाट समुदाय के कमलजीत सहरावत योग्य जुझारू युवा नेत्री हैं। और गुज्जर समाज का जो टिकट कटा रमेश बिधूड़ी के नाम पे, वहां पे गुज्जर समाज के ही रामवीर सिंह बिधूड़ी को टिकट दिया गया। और चांदनी चौक सीट से व्यापारी समुदाय के ही प्रवीण खंडेलवाल को टिकट दिया गया। नई दिल्ली से पंजाबी समुदाय के बांसुरी स्वराज को टिकट दिया गया। और पूर्वांचल और बिहार समाज के मनोज तिवारी को उत्तर पूर्वी दिल्ली से। अब यहां पे 2 सीटें बाकी रह गई है। पूर्वी दिल्ली से उत्तराखंड के एक समाज के दिल्ली में बहुत से उपेक्षित, दशकों से उपेक्षित रहा समाज के युवा नेताओं को दिया जाता है, जुझारू नेताओं को दिया जाता है। इसमें सबसे मजबूत नाम सामने आ रहे हैं। कई बार के विधायक रहे वर्तमान विधायक मोहन सिंह बिष्ट का, नौजवान युवा नेता जो पूर्व दिल्ली क्षेत्र के एक जिलाध्यक्ष भी रहे और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सचिव भी रहे, प्रदेश में सचिव भी हैं, डॉक्टर विनोद बछेती युवा नाम है, समाज में काफी पहचाना नंबर। वहीं दिल्ली के, और वैसे दिल्ली में उत्तराखंडियों समाज के लिए और दिल्ली में सबसे मजबूत जो दिल्ली की विधानसभाओं के बारे में, दिल्ली की राजनीति के बारे में, दिल्ली के मास्टर प्लान के बारे में, दिल्ली के इतिहास के बारे में साफ छवि के नेता हैं जगदीश ममगाई भी। कई नेता हैं, परंतु उत्तराखंड समाज को भी क्या प्रतिनिधित्व तो अन्य समाज के तरह मिलेगा? क्योंकि आज के 195 जो प्रत्याशी घोषित किए गए, उसमें पिछड़े समाज को भी, वर्ग को भी दिया गया, अनुसूचित जनजाति और जाति के लोगों को भी दिया गया, 28 महिला उम्मीदवारों को भी दिया गया। तो हमारा ये मानना है उत्तराखंड समाज का अगर प्रतिनिधित्व मिलता है तो ये उपेक्षित और वंचित समाज के लिए एक अच्छा संदेश आएगा। क्योंकि दिल्ली के अधिकांश जो जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं बहुत बड़ी संख्या में, वो उत्तराखंड समाज का, और वो केवल भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में इस समाज की आवाज को प्रतिनिधित्व देने का काम न विधानसभाओं में होता है न नगर निगम में भी होता है। मजबूती से एक इक्का दुक्का सीटें देने से प्रतिनिधित्व नहीं होता, एक सम्मानजनक प्रतिनिधित्व जो अन्य समाजों के तरफ ये नेता, ये पार्टी के रणनीतिकार ध्यान देते हैं, क्या उपेक्षित समाज की तरफ भी ध्यान देंगे? एक सवाल आज महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण सवाल को अब इन सवालों की तरफ सबसे बड़ा ये है कि आज जो उलट पुलट हुआ, उस उलट पुलट में एक चीज और मजबूती से सामने आई कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे और अर्थ मामलों के बहुत जानकार रहे, उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया। वहीं दूसरी तरफ क्रिकेट
क्रिकेट खिलाड़ी गौतम गंभीर जो पूर्व दिल्ली के सांसद हैं, उनको इस बात का आभास हो गया था कि शायद उनकी जगह किसी नए प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी यहां अवसर देगी। तो उन्होंने लिस्ट, ये सूची जारी होने से पहले ही राजनीति से संन्यास लेके उन्होंने ये प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया। उन्होंने धन्यवाद दिया भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी का, और धन्यवाद दिया भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का, और इसी साथ अपना भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा सौंप दिया। ये स्थिति, ये समीक्षाएं होती रहेगी। आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी 195 सीट, देखना है कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी से लेकर सपा बसपा किस प्रकार से। आज की सूची में बिहार और महाराष्ट्र की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। वहां पर जो राजनीतिक उलट पुलट हो रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान देकर प्रधानमंत्री भी निरंतर सभाएं कर रहे हैं। बंगाल से लेकर झारखंड तक वो सभाएं कर रहे हैं, और वो बड़े मार्मिक ढंग से लोगों से अपील कर रहा है अब की बार 400 पार। देखना है इंडिया गठबंधन का मजबूत किल्लाबंदी, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के इस आशाओं को, अपेक्षाओं को 370 से लेकर 400 के तक, या वर्तमान जो बहुमत है, इस बात में पूरे देश में एक मत है, विरोधी भी एक मत है कि भारतीय जनता पार्टी ही पुनः सत्तासीन होगी। परंतु बहुमत ये इतना मिलेगा नहीं मिलेगा, परंतु मुकाबला बड़े मजबूती से होगा। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का एक बड़ा वर्ग इस पे प्रश्न उठा रहा है, जो ईवीएम मशीन, चुनावी मशीनों पे वो ये कह रहे हैं ये धांधलियां हो सकती है, इससे अमेरिका और जापान जो तकनीकी रूप से बहुत विकसित देश है, उनकी तरह परंपरागत ढंग से पर्चे से ही मतदान हो। ये तमाम चीजें चल रही है, सरगर्मियां। देखना है कि विरोधी किस प्रकार से इस चीज का मुकाबला करते हैं, भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में किस प्रकार का रुख अपनाती है। परंतु इतना हमारा कहना जरूर है कि साफ छवि के और जानकार लोगों को, बुद्धिजीवियों को, जो साफ छवि है, जनता में समर्पण की भावना है, जो जनसेवा के रूप में राजनीति में आते हैं, उन लोगों को वरीयता देनी चाहिए, ना कि प्यादों को, जन विरोधियों को, अपराधियों को, मात्र थैली शाहों को। भारतीय जनता पार्टी में एक मजबूती से, जहां पहले सदावत्सले मातृभूमि वाली बातें कही जाती थी, पहले देश सर्वोच्च माना जाता था, उसके बाद पार्टी और विचारधारा मानी जाती थी। आज उस लोकतंत्र, लोकसभा के जो चुनाव हैं उसमें मोदी गारंटी आ गई, व्यक्ति विशेष हो गया। जैसे इंदिरा जे इंडिया वाली जो बातें कभी कांग्रेस में सुनाई देती थी, वो आज सार्वजनिक मंचों से भारतीय जनता पार्टी में सुनाई दे रही है। तो इस बात को भी चिंतन मंथन किया जाना चाहिए, क्या वास्तव में देश सर्वश्रेष्ठ है, दल आगे है, जनता सर्वोपरि है, या व्यक्ति सर्वोपरि है? व्यक्तिवादी राजनीति चलेगी या सिद्धांत वाली राजनीति चलेगी, मुद्दों की राजनीति चलेगी? भारत में गुलामी के कलंकों को मिटाने का जो वचन मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, संघ ने देश को दिया है, उसके द्वारा अंग्रेजी की गुलामी की और इंडिया नाम की गुलामी, ये पूरा देश में जो राजनीति चल रही है वो इंडिया नाम के लिए चल रही है, भारतीयों के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारतीय भाषाओं के लिए, भारत के लिए कब राजनीति होगी? आम जनता जो आज शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार और न्याय से दूर हो गई है, उन तक ये तंत्र किस प्रकार सेवक की
रूप में काम करे। इन्हीं ऐसे ही प्रतिनिधियों को चुनने के लिए जनता कुछ अगले 1-2 माह में जो चुनाव होना है उसमें भाग लेगी। तब तक के लिए अन्य प्रत्याशियों की सूची का इंतजार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।